आज हम पढ़ेंगे भूस्वामित्व या भूमि व्यवस्था, लैंड ओनरशिप और लैंड टेन्योर। ये ग्रामीण समाजशास्त्र के अंदर वैसे तो हमें दिखाई देता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र सरल है, क्योंकि उसकी सामाजिक संरचना, उसका संगठन, ये सारी चीज़ें हमें ऊपरी तौर पर सरल दिखाई देती, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझना ज़रूरी होता है। तो भूस्वामित्व का अर्थ, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो खेती है या जो जिसको जोत कहते हैं, वो भूमि किसकी है और उसका मालिक कौन है, या हम ये कहें कि उस भूमि पर खेती कौन करता है और उस भूमि का किराया या टैक्स या लगान, उसकी क्या व्यवस्था है। तो तीन चीज़ें भूस्वामित्व के अंतर्गत आती है। पहली तो ये कि भूमि किसकी है, दूसरा उस पर खेती कौन कर रहा है, और तीसरा उसका लगान कौन दे रहा है। तो इसके मीनिंग में आप ये लिख सकते हैं कि भूमि किसकी है, उस पर खेती कौन कर रहा है, और लगान की व्यवस्था क्या है। ये भूस्वामित्व या लैंड ओनरशिप का मीनिंग होता है। अब भूमि की व्यवस्था किसे कहते हैं? अगर हम ये देखें तो एक भूमि पर फसल उगाने वाला एक स्वामी या मालिक होता है, और उसका लगान देने वाला या उससे किस मात्रा में उचित लगान लिया जा रहा है, कम लगान लिया जा रहा है या ज़्यादा लगान लिया जा रहा है, या फिर भूमि अगर किसी को हस्तांतरित की जा रही है तो उसको स्वतंत्रता है अथवा नहीं है। ये भूमि व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अब भूमि व्यवस्था को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रैयतवारी व्यवस्था। दूसरा है महालवारी व्यवस्था। और तीसरी व्यवस्था है जमींदारी व्यवस्था। अब इसमें जो पहली व्यवस्था है रैयतवारी व्यवस्था, इसमें जो जमीन होती है वो राज्य की होती है, परंतु फिर भी उसका एक रजिस्टर्ड मालिक होता है, और जो किसान उसका रजिस्टर्ड मालिक होता है वह स्टेट को या राज्य को लगान देता है या किराया देता है या टैक्स देता रहता है, वो भी नियमित उसको देना होता है। पर उसके पास में एक चीज़ की स्वतंत्रता होती है कि वो अपनी ज़मीन को किसी को भी हस्तांतरित कर सकता है या बेच भी सकता है। मान लो कि वो वृद्ध हो गया तो वो अपने बेटे को ज़मीन हस्तांतरित कर सकता है, और अगर वो चाहे तो किसी को बेच भी सकता है। तो इसको रैयतवारी व्यवस्था कहा गया है। इसको सीधे से अगर हम ये कहें तो ज़मीन राज्य की होती है और उसका रजिस्टर्ड व्यक्ति मालिक होता है,
और लगान के रूप में या टैक्स के रूप में नियमित वह राज्य को टैक्स देता रहता है। उसकी इच्छा होगी तो वह उस जमीन को अपने पुत्र को दे सकता है, अन्यथा वह उसको बेच भी सकता है। दूसरी व्यवस्था आती है महालवारी व्यवस्था। इसमें सरकार के द्वारा जमीन की एक निश्चित राशि तय की जाती है। जो सभी जितने भी भूमि स्वामी होते हैं गांव के अंदर, जितने भी जिनके भी पास में ज़मीन होती है, खेत होते हैं, जोत होते हैं, उन सब को वो एक निश्चित राशि देना होती है। अब वो निश्चित राशि डायरेक्ट सरकार तक तो नहीं पहुंच सकती, इसलिए वो एक व्यक्ति को वहाँ पर गांव में नियुक्त करते हैं जिसको लंबरदार कहा जाता है। और यह लंबरदार समय समय पर जितने भी किसान होते हैं उनसे वो राशि वसूल करता है और वो राशि वो सरकार को पहुंचाता है। इसका उसको कमीशन मिलता है। किसको? लंबरदार को, जो कि बीच के अंदर सरकार ने जिसको नियुक्त किया गया है। अब तीसरी व्यवस्था आती है जमींदारी व्यवस्था। इसमें सरकार का सीधा किसान से कोई संबंध या कृषक से कोई संबंध नहीं होता है। जो मध्यम वर्ग होते हैं उनको सरकार नियुक्त करते हैं या उनसे सरकार का संबंध होता है। और यह जो व्यवस्था है वो मध्यम वर्ग के द्वारा ही चलाई जाती है। इसके माध्यम से जो भी लगान वसूला जाता है वो सरकार तक पहुंचाया जाता है। इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था कहा गया है। ये जो जमींदारी व्यवस्था है ये काफ़ी समय से हमारे यहाँ पर थी और अभी फ़िलहाल ये जमींदारी व्यवस्था तो समाप्त हो चुकी है, पर व्यवस्था होती क्या है इसके बारे में हम और डिटेल में अभी देखेंगे। इस जमींदारी व्यवस्था के अंदर जितनी भी ज़मीन होती थी उस पर किसानों का या कृषकों का कोई भी स्वामित्व या हक नहीं होता। उनका काम इतना है कि वो केवल उसके ऊपर फसल उगाएं और जो लगान है या जो किराया है वो जमींदार को देते रहें। अब स्थिति ये होती थी कि अगर जो किसान कम लगान देते थे तो जमींदार उनसे और अधिक किराए की या टैक्स की मांग करता था, और अगर वो नहीं दे पाते थे तो जो बड़े कृषक या जो किसान होते थे उनको छोटे किसानों की ज़मीन छुड़ा करके और उनको दे देता था। ये स्थिति किसानों के मन में एक अस्थिरता पैदा करती थी। इससे हमारे यहाँ पर किसानों और जमींदारों के बीच में कई बार विवाद की स्थिति भी बनी रहती थी। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जमींदारी व्यवस्था के हमको दोष भी काफ़ी दिखाई देते हैं। पहला दोष ये दिखाई देता है कि जो जमींदार थे वो अपने अनुसार टैक्स में वृद्धि कर देते थे या लगान में वृद्धि कर देते थे या जो ज़मीन का जो किराया था उसमें वृद्धि करते थे। जमींदारी व्यवस्था का जो दोष है वो ये हमको दिखाई देता है कि लगान में वृद्धि जमींदार अपनी मर्जी से कर देता था और जमींदार उसी व्यक्ति को भूमि या जोत या खेत उसी व्यक्ति को देता था जो कि लगान ज़्यादा देते थे। दूसरा कारण ये आता है कि कृषि का पतन होने लगा धीरे धीरे। जब किसानों को स्थायी रूप से ज़मीन नहीं दी जाती है तो किसान भी उस ज़मीन की अच्छे से देखरेख नहीं करते हैं, क्योंकि अगर जैसे मान लो कि व्यक्ति का खुद का मकान है तो उसकी देखरेख अच्छे से करता है। किसान की अपनी खुद की ज़मीन हो तो वो उसको समय समय पर उसकी देखरेख करता है, पर जब उसके मन में ये स्थिर भाव ही नहीं है कि ज़मीन मेरी है तो उसका कारण ये होता है कि धीरे धीरे जो ज़मीन होती है उसकी उर्वरा शक्ति खत्म होने लगती है और
उसकी उर्वरा शक्ति कम होगी या ज़मीन के अंदर से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उत्पन्न नहीं कर पाएगी। जमींदारी व्यवस्था का चौथा कारण या चौथा दोष हमको ये दिखाई देता है कि सरकारी आय में वृद्धि ना होना। इसका मुख्य कारण ये था कि जमींदार अपनी मनमानी करते थे। अब यहाँ पर जमींदार किसानों से तो मनमाने ढंग से किराया या लगान लेते थे, परंतु सरकार को वो निर्धारित राशि ही भेजते थे। इससे सरकार की जो आय अधिक नहीं हो पाती थी, राजस्व कम हो जाता था। अब इसके बाद में एक और दोष हमको दिखाई देता है, जमींदारों के द्वारा शोषण किया जाता है। जो राशि किसान जमींदार को देते थे या जो लगान देते थे, उसके अतिरिक्त भी जमींदारों की ये इच्छा रहती थी अंदर कि वो किसान लगान के अतिरिक्त उनको कुछ गिफ्ट दें, अतिरिक्त अनाज दें, अतिरिक्त धन दें, पैसे दें। तो वो इस प्रकार से अलग अलग तरह से किसानों से ये सारी चीज़ें लेते रहते थे और एक प्रकार से उनका शोषण करते थे। जो संपन्न कृषक थे, जो संपन्न किसान थे, वो तो आसानी से जमींदारों को खुश कर देते थे, परंतु जो गरीब किसान थे उनके पास तो निर्धारित भूमि थी, एक निश्चित सीमा में ही भूमि थी और उस पर ही वो अपना प्रोडक्शन उगाते थे या अन्न उगाते थे। तो वो अतिरिक्त धन या पैसा जमींदारों को नहीं दे पाते थे। इसके बाद आता है भूमि के कई टुकड़े। जो खेत होते थे वो भूमि के कई टुकड़े जमींदारों के द्वारा कर दिए जाते थे। क्या होता है कि जब जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है तो कृषक भूमि की भी मांग बढ़ने लगती है। अब जमींदारों ने क्या किया कि जो किसानों के पास में भूमि थी उस भूमि के कई सारे टुकड़े करके और दूसरे किसानों को भी देना शुरू कर दिया। तो इससे जमींदारों की तो आय में वृद्धि होने लगी, परंतु भूमि का जो कुल उत्पादन होना चाहिए था वो कम होने लगा, और कम होने लगा तो भूमि की उर्वरा शक्ति भी समाप्त होने लगी। इसके बाद आता है समाज में असमानता। अब जमींदारी व्यवस्था का एक दोष और हमें दिखाई देता है कि समाज के अंदर असमानता उत्पन्न हो गई। समाज में असमानता उत्पन्न होने का मुख्य कारण ये हुआ कि जमींदार जो लगान वसूल करते थे, जो किराया लेते थे, उससे वो और अधिक पैसे वाले होने लगे, और जो किसान है वो गरीब से और गरीब, दरिद्र से और दरिद्र होने लगा। तो ये समाज के अंदर एक प्रकार से असंतुलन उत्पन्न हो गया, और ये असंतुलन ने जमींदारों और किसानों के बीच में लड़ाई झगड़े उत्पन्न होने लगे, विवाद की स्थिति उत्पन्न कर दी। तो ये हमको जमींदारी व्यवस्था के हमको दोष दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। हम देखते हैं कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो कृषि है, तो चूंकि हम देखा है हमने कि 60 से 70% जनसंख्या कृषि के ऊपर आधारित है, और अगर हम ऐसे देखते हैं तो देश की कुल
जो आय है वो कृषि से जो हमें प्राप्त होती है या कृषि का जो योगदान है वो 30 से 40% है। उसका मुख्य कारण ये भी है कि हमारे जो किसान हैं वो मानसून के ऊपर या वर्षा के जल के ऊपर निर्भर करते हैं और अधिकांश किसान आज भी पुरानी तकनीकी का ही उपयोग करते हैं। तो हम अगर देखते हैं कि उनके पिछड़ने का कारण क्या है, तो पहला हम ये देख सकते हैं कि एक तो तकनीकी पिछड़ापन, दूसरा हम ये मान सकते हैं कि उनको जो बुनियादी सुविधाएं मिलना चाहिए वो सुविधाएं उनको समय पर प्राप्त नहीं होती, जैसे बीज है, खाद है या मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उनको समय पर प्राप्त हो जाए तो भी प्रोडक्शन और अच्छे से हो सकता है। तीसरा कारण हम ये मानते हैं कि अधिकांश किसान एक प्रथा, परंपरा या रूढ़िवादी सोच के अनुसार चलते हैं। चौथा कारण कि जो भी किसानों को खेत से आय प्राप्त होती है वो कम आय प्राप्त होती। क्या होता है कि किसान जब मंडी में अपना सामान लेकर के जाता है तो वहाँ पर उससे कम भाव के अंदर वो सामान, अनाज खरीद लिया जाता है और उसको फिर ऊंचे दामों पर मार्केट में बेच दिया जाता है। तो इनकी जो आय की है व्यवस्था वो भी निम्न आय है। किसान मेहनत तो पूरी करता है परंतु उसको उसकी मेहनत की पूंजी प्राप्त नहीं हो पाती है। फिर एक मुख्य कारण हमारे देश में ये है कि अधिकांश किसान निरक्षर भी हैं, कम पढ़े लिखे हैं। और उनके स्वयं के पास में कोई पूंजी की व्यवस्था नहीं होती है कि वो अपनी पूंजी लगा करके और दूसरी कोई व्यवस्था कर लें या दूसरे खेत खरीद लें। इस प्रकार से हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पर जो हमारी कृषि की या अर्थव्यवस्था है वो हमको इस प्रकार से दिखाई देती है। इसी अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम और आगे देखते हैं तो मुख्य कारण हमको ये दिखाई देता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या या बढ़ती हुई आबादी। ये मुख्य कारण हम ये समझ सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगती है वैसे वैसे व्यक्ति अपनी जो ज़मीन है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बेचता है और जब छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीन के टुकड़े हो जाते हैं या हम ये कहें कि ज़मीन छोटे टुकड़ों में बंट जाती है तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है और जनसंख्या में वृद्धि तो निरंतर प्रतिदिन होती ही जा रही है। दूसरा कारण हम ये मान सकते हैं कि उत्तराधिकार नियम के कारण भी ज़मीनों के टुकड़े हमको दिखाई देते हैं। अब क्या होता है कि चूंकि हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर पितृसत्तात्मक परिवार है और पितृसत्तात्मक परिवार होने के कारण पिता अपने संतान को अपनी संपत्ति हस्तांतरित करता है। मान लीजिए कि एक परिवार के अंदर 3 बेटे या 4 बेटे हैं तो पिता ने अपनी जो ज़मीन है उसको 3 भागों में बांट दिया। अब वो 3 भागे ने छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर वो ज़मीन बंट जाती है। तीसरा कारण हमको दिखाई देता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार पहले एक ही बड़े खेत के अंदर सारे परिवार के लोग काम करते थे
पर जैसे जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण होने लगा या शिक्षित होने लगे किसान और उनके बच्चे, तो वो शहर की तरफ आने लगे और अपनी जो खेती है उस खेती पर वो लोग काम नहीं करते, परंतु वो अपने हिस्से को छोड़ते भी नहीं हैं। जो उनको परिवार के द्वारा बंटवारा होता है, वो जो खेती उनको प्राप्त होती है वो अवश्य लेते हैं। तो यहाँ भी जो वो खेत है उसके हमको छोटे छोटे टुकड़े होते हुए दिखाई देते हैं। अब है हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग का पतन। ये भी एक मुख्य कारण है जमीनों के टुकड़े होने का, क्योंकि हमारे देश में पहले हाथ से बनी हुई वस्तुएं मिला करती थी, छोटे छोटे लघु उद्योग धंधे थे, परंतु जब से मशीनी युग की शुरुआत हुई तब से हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग पिछड़ गया और उनको अपने जो सामान की वैल्यू है या मूल्य है वो नहीं मिल पाता। तो उन्होंने क्या किया कि अपने परंपरागत कार्यों को छोड़ करके सबसे सरल काम उनको लगा कि कृषि करना है, तो वे लोग भी कृषि के अंदर आ गए। तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि यहाँ भी वो छोटी छोटी ज़मीनों के ऊपर खेती या कृषि करके और अपनी आय देखने लगे या कमाने लगे। फिर है ग्रामीण ऋण और देसी साहूकार। ये मुख्य रूप से एक तरह से कहा जाए तो जो साहूकार होते हैं वो किसानों का खून चूसते हैं। साहूकार के द्वारा किसानों को ऋण दिया जाता है और साहूकार का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो किसान उसके पास में ऋण लेने आता है उसकी ज़मीन को कैसे भी करके और कब्जा कर लेना या हथिया लेना, क्योंकि किसान से वो अधिक से अधिक ब्याज लेने की कोशिश करता है और जब किसान ब्याज नहीं दे पाता है तो उसकी ज़मीन का वो मालिक बन जाता है और ऐसी स्थिति के अंदर किसान के पास से ज़मीन भी चली जाती है और वो अपने उस स्थिति से निकल भी नहीं पाता है, या तो फिर वो आत्महत्या कर लेता है या फिर वो अपनी ज़मीन को साहूकार को सौंप देता है। अब है ज़मीन से लगाव। किसान को अपनी ज़मीन से अत्यंत लगाव रहता है। वो उसको अपनी माँ के समान मानता है और उसका मुख्य कारण यही है कि कितनी भी उसके पास में विपत्ति आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो ज़मीन को बेचने की सोचता भी नहीं है। वो ज़मीन को 2 भागों में बच्चों को बांट देगा, परंतु उसको बेचने के उसके मन में नहीं आता है, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरी पैतृक ज़मीन है या पुश्तैनी ज़मीन है, इसने हमें पाला पोसा बड़ा किया, ये आज माँ की तरह है, इसलिए वो उनको छोटे भागों में अवश्य बांट देगा, परंतु उसको बेचता नहीं है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में भी हमारी जो भारतीय अर्थ कृषि व्यवस्था है वो आज भी 58% जनसंख्या को रोजगार देती है, या इतने सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है। देश में खाद्यान्न का उत्पादन जो पिछले दशकों में था उसकी तुलना में आज 4 गुना बढ़ गया है। तो हम देखते हैं कि कुछ भी हो फिर भी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि के ऊपर ही टिकी हुई है। इसी में आगे आता है ग्रामीण सामाजिक संरचना। चूँकि हम अभी पहले पढ़ चुके हैं ग्रामीण सामाजिक संरचना, केवल मैं आपको आउटलाइन बता देती हूँ कि क्या होता है ग्रामीण सामाजिक संरचना। इसमें आते हैं परिवार, और परिवार होते हैं संयुक्त। फिर आती है इसमें नातेदारी, रक्त संबंधी और विवाह संबंधी,
फिर है ग्राम पंचायत, फिर मूल्य संरचना। मूल्य संरचना का मतलब है वैल्यूज, जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं वो। प्रतिमान, मूल्य और परिवर्तन। धर्म, आर्थिक संस्थाएं, और अंत में है शैक्षणिक संस्थाएं। इसमें परंपरागत और आधुनिक दोनों ही शिक्षा गांव के अंदर दी जाती है। तो ये ग्रामीण सामाजिक संरचना के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों को भी देखते हैं।